अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉपिक द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये सेकंड टॉपिक होने वाला है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, तो इसको ही हम आज डिस्कस करेंगे। एंड इस टॉपिक के एंड में मैं आपको ये चीज़ भी बताऊंगा कि आपको आंसर कैसे करना है, आपको कैसे लिखना है, या कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी है। क्योंकि अगर हम अंडरस्टैंडिंग इंडिया के सिलेबस की बात करें तो इतना ज़्यादा सिलेबस है कि अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ने बैठ जाओ तो ये आपका बहुत टाइम खाएगा। तो ज़रूरी है कि आपको स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ज़्यादातर आपको उन पे ही फोकस करना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ जो ये सब्जेक्ट है स्पेशली, तो इसमें आंसर राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि तभी आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। तो वो चीज़ मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि आपको कैसे आंसर करना है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है आंसर करते समय, तो वो चीज़ें मैं आपको ज़रूरी बताऊंगा। तो फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो हमें बताना है कि जो मॉडर्न इंडिया है, जो हमारा आज का इंडिया है, जो कि इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है, इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स इसने करी है, तो इतना ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं ये, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी या कैसे बन गया ये मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ हमें बतानी है। तो हिस्टोरियंस जो है वो बताते हैं कि 1848 से लेके 1885 तक ये एक सिग्निफिकेंट पीरियड था जब ये जो मॉडर्न इंडिया है इसकी जो मेकिंग है वो स्टार्ट हुई, स्पेशली 1848 से वो बताते हैं। तो 1848 में असल में क्या हुआ कि जो लॉर्ड डलहौज़ी हैं तो उसको गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो बेसिकली वहीं से शुरुआत हुई एंड उसके बाद 20वीं सेंचुरी में भी ये चलता रहा। एंड आज हम देखते हैं कि जो इंडिया है वो कितना ज़्यादा तरक्की कर रहा है। तो मतलब वही कौन से सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए, मतलब तब से लेके 1848 से लेके, जिसकी वजह से ये जो मॉडर्न इंडिया है ये बन गया। तो उन्हीं सिग्निफिकेंट इवेंट्स को हमें बताना है या उनको ट्रेस करना है, तो उनको डिस्कस करना है हमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट इवेंट है वो क्या है? ब्रिटिश कॉलोनियल कंसोलिडेशन 1848-1885। तो ब्रिटिश कॉलोनियल कंसोलिडेशन का मतलब बेसिकली यही है। कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कोशिश करी कि जो पूरा जो इंडिया है वो एक ही अथॉरिटी के नीचे आए, क्योंकि हमें पता है वो एक ऐसा पीरियड था जब इंडिया जो है, मतलब उसको डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स जो है वो अलग अलग मतलब अपने साइड से रूल कर रहे थे, जो नवाब्स वगैरह हैं वो रूल कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कोशिश करी कि जो पूरा इंडिया है उसको मतलब एक ही अथॉरिटी के नीचे लाने की, कि जो ब्रिटिश एम्पायर है वो इस पूरे इंडिया के ऊपर रूल करे। ठीक है, जो लॉर्ड डलहौज़ी हैं उसको जब बनाया गया गवर्नर जनरल, तो वो एक क्रूशियल पीरियड था, क्योंकि उसने कोशिश करी इसी मतलब इंडिया को कंसोलिडेट करने की। ठीक है, क्योंकि उसने बहुत सारी पॉलिसीज़ वगैरह इंट्रोड्यूस करी, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मुझे उसके ऊपर उतना नहीं जाना, बस मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। तो ये जो ब्रिटिश कंट्रोल है ये फिर यहाँ पे मतलब इंटेंसिफाई हुआ, मतलब स्ट्रॉन्ग होने लगा जब उन्होंने कोशिश करी इस मतलब पूरे इंडिया को कंसोलिडेट करने की, एक ही अथॉरिटी के अंडर लाने की। तो पॉपुलेशन के ऊपर उन्होंने कोशिश करी कि मतलब पॉपुलेशन का हम ध्यान रखें कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो सिटीजन्स हैं उनको हम थोड़ी एजुकेशन भी प्रोवाइड करें। वेल, एजुकेशन के ऊपर ये उतना फोकस नहीं करते थे, बट स्टिल उन्होंने कोशिश करी। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं लाइक रेलवेज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी गई, या कैनाल्स या टेलीग्राफ्स वगैरह यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी गई। सून जब उनको यूरोप में इंट्रोड्यूस किया गया तो उसके बाद यहाँ पे भी उनको इंट्रोड्यूस करा गया। ठीक है, तो ये एक पहली सिग्निफिकेंट इवेंट थी। उसके बाद सेकंड जो चीज़ है दैट्स इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। तो हमें पता है जो इंडियन रेबेलियन है वो 1857 में हुआ। जो लोग थे वो ब्रिटिश मतलब रूल से बहुत परेशान थे, क्योंकि ये लोगों के ऊपर बहुत जुल्म कर रहा था। टैक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा थे, जो फार्मर्स थे उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, या जो आर्मी है तो उसको भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो जो लोग हैं वो रिफॉर्म चाहते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इन्होंने रिवोल्ट कर दिया 1857 में। अगरचे ये जो रिवोल्ट है 1858 में ये ख़त्म हो गया, बट स्टिल यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ पे ख़त्म हो गई, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक प्राइवेट मतलब कंपनी थी जो कि यहाँ पे खाली प्रॉफिट कमाने के लिए आई थी। तो उस टाइम पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है तो यही रूल कर रही थी, बट यहाँ पे इनका रूल ख़त्म हो गया। एंड अब क्या हुआ कि जो ब्रिटिश क्राउन है वो यहाँ पे डायरेक्टली रूल कर रहा था। मतलब वो इंग्लैंड से रूल कर रहे थे, ग्रेट ब्रिटेन से रूल कर रहे थे थ्रू वाइसरॉयज। ठीक है, तो ये सेकंड सिग्निफिकेंट इवेंट रहा। उसके बाद अगर थर्ड सिग्निफिकेंट इवेंट की बात करें दैट्स द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई। तो इसकी वजह से जो इंडियंस हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, या इंडियन लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे वो अपनी जो ग्रीवियंसेस हैं तो वो गवर्नमेंट के आगे रख सके कि हमें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो हमें रिफॉर्म्स वगैरह चाहिए। तो इनको एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल गया थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन
इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो क्या है, दैट्स इकोनॉमिक चेंज एंड चैलेंज। तो 19th सेंचुरी में हमने देखा कि जो मतलब इकोनॉमिक शिफ्ट्स हमने देखे, इकोनॉमी में हमने चेंज देखे, जैसे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो वो क्या है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की जो मतलब फार्मर्स थे वो कोशिश करते, मतलब पहले तो वो क्या करते थे कि जो मतलब वो उगाते थे वो उनको मतलब खुद के लिए वो ज़रूरी होता था, या जिससे वो खुद को लाइक पाल सके, खुद के लिए खाना वगैरह बना सकते थे। बट अब उन्होंने क्या कोशिश करी कि मतलब इन्होंने कोशिश करी कि हम मतलब ऐसी फसल भी उगाए जिसको हम बेच करके प्रॉफिट कमा सके, ठीक है। बट जो स्मॉल फार्मर्स थे उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जो ये मार्केट्स थे तो ये बहुत ज़्यादा दूर होते थे इन खेतों से, तो जिसकी वजह से इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, या जो फेमाइन्स वगैरह है वो भी आते थे, तो ये भी एक मसला इनके लिए बन गया। उसके बाद फिफ्थ सिग्निफिकेंट इवेंट की बात करें, दैट्स द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 दैट्स 1918 के बाद हमने बहुत सारी मूवमेंट्स देखी जो यहाँ पे इंडिया में इमर्ज हुई, लाइक हमने देखा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हमने देखा खिलाफत मूवमेंट हमने, उसके बाद मतलब ये तो 1920 1922 में हमने देखा, उसके बाद 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ऐसी बहुत सारी मूवमेंट्स हमने देखी जो कि मतलब गांधी जी ने लेड करी, एंड वो चाहते थे कि ये जो ब्रिटिश रूल है ये यहाँ पे खत्म हो जाए। बेसिकली मतलब पहले तो ये बोलते थे कि सॉरी, पहले तो इनका यही था कि मतलब ये चेंज चाहते थे, बट लास्टली ये फिर चाहते थे कि हमें इंडिपेंडेंस मिले इस ब्रिटिश एम्पायर से, ठीक है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट जो है व्हाट इज दैट्स लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स एंड क्राइसिस। तो जो आम लोग थे वो चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने जो लॉज अप्लाई करे हैं, जो लॉज पास करे हैं, तो वो उनमें रिफॉर्म्स चाहते थे, एंड उसके साथ साथ जो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट है तो उनमें इंडियंस की पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो, तो ये चाहते थे। एंड 1930s के बाद हमने देखा कि जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करा ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि वो रिफॉर्म्स करे, ठीक है। बट उसके साथ साथ क्या हुआ कि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है तो उसकी वजह से आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, या हिंदू मुस्लिम टेंशन्स जो थे वो 1940s के बाद ज़्यादा ही बढ़ने लगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सेवंथ पॉइंट दैट्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन 1947। तो इंडिया जो है उसको यहाँ पे आज़ादी मिल गई कब, 1947 में। बट यहाँ पे पार्टीशन की वजह से इंडिया एंड पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस हुई, एंड लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हुए, क्योंकि पाकिस्तान साइड से जो हिंदूज़ थे उन्होंने कोशिश करी कि हम इंडिया के साइड से आ जाए, एंड इंडिया के साइड से मतलब नॉर्थ वेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कोशिश करी कि हम पाकिस्तान के साइड चले जाए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हुए, एंड बहुत ज़्यादा खून खराबा यहाँ पे हो गया उस टाइम पे। उसके बाद जो 8th सिग्निफिकेंट इवेंट है दैट्स कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क 1950। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर काम किया गया, तो इंडिया जो है उन्होंने अडॉप्ट किया एक सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलर मतलब जहाँ पे जो सारे रिलीजन्स हैं तो उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, ठीक है, तो किसी को ज़्यादा फेवर ना किया जाए, एंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका ध्यान रखा गया, फ्रीडम्स, या सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे होना चाहिए, इंडिपेंडेंट प्रेस होना चाहिए, फाउंडेशन यहाँ पे डाली गई, फिर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की मतलब कि हम रूल करेंगे बट यहाँ पे डेमोक्रेसी होगी, यहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप अब नहीं चलेगी, या जो मतलब ऐसे ब्रिटिशर्स वगैरह थे जो बाहर से आए थे वो रूल कर रहे थे, बट अब इंडिया जो है वो यहाँ पे खुद रूल कर रहा था, तो उसके खुद के कानून वगैरह होंगे अब। 9th जो सिग्निफिकेंट इवेंट है वो क्या था, दैट्स पोस्ट इंडिपेंडेंस चैलेंजेस एंड ग्रोथ। तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कौन सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा एंड किस चीज़ में उसने ग्रोथ करी, तो वो हमें डिस्कस करना है। इंडिया जो है उसको बहुत सारी चैलेंजेस का फेस करना पड़ा, लाइक पोवर्टी हमने देखा, कम्युनल टेंशन्स 1947 के बाद ही हमने देखा इंडिया एंड पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हुई, बट इंडिया जो है उसने यहाँ पे बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई, ठीक है। 1990s के बाद जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यहाँ पे अप्लाई किया गया, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मैंने यहाँ पे लिखा है वो क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो मतलब उन्होंने जो बैरियर्स रखे हुए होते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में, तो वो यहाँ पे उन्होंने ख़त्म करा, मतलब टैक्सेस वगैरह जो हैं तो उनको यहाँ पे कम किया, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडिया में एक लार्ज मिडिल क्लास मतलब अर्बन मिडिल क्लास यहाँ पे बन गया, जिसकी वजह से जो इंडिया है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बन गई, ठीक है। एंड आज भी इंडिया की जो इकॉनमी है वो बहुत मतलब अच्छा परफॉर्म कर रही है पूरी दुनिया में।
उसके बाद जो 10th इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट है दैट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशंस। तो इंडिया की जो कल्चरल मतलब इन्फ्लुएंस है वो हम देखते हैं पूरी दुनिया में इसका असर पड़ रहा है। जैसे कि जो मूवीज़ वगैरह हैं उनको देखा जाता है, उनकी तारीफ़ें की जाती हैं पूरी दुनिया में, या जो म्यूज़िक है इंडिया का जो म्यूज़िक है उसको पूरी दुनिया में लव किया जाता है। स्पिरिचुअल टीचिंग्स बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे योगा मेडिटेशन वगैरह जो है तो वो पूरी दुनिया यहाँ पे मतलब अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब अगर वो चाहते हैं कि उनका जो माइंड है वो पीसफुल रहे तो वो स्पिरिचुअल टीचिंग्स जो है वो मतलब इंडिया से ही वो उठाते हैं, उनको अपने ऊपर लाइक अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी यहाँ पे मतलब जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हुई यहाँ पे जिसकी वजह से मॉडर्न इंडिया बन गया। तो हमने देखा हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसे सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए, जैसे कॉलोनलिज्म हमने देखा, उसके बाद नेशनलिस्ट मूवमेंट्स का इमर्ज होना हमने देखा, सोशो इकोनॉमिक चेंज हमने देखे, सोशल चेंज सोशल रिफॉर्म्स हमने देखे, इकोनॉमिक चेंज हमने देखे। उसके बाद इंडिया की जो स्ट्रगल है इंडिपेंडेंस के लिए तो वो हमने देखी, जिसकी वजह से जो इंडिया है वो यहाँ पे इतनी बड़ी डेमोक्रेसी बन गई एंड एक डाइवर्स नेशन बन गया, जहाँ पे जो बहुत सारे जो लोग हैं चाहे किसी भी सेक्ट के हो तो वो यहाँ पे पीसफुली रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो के बिगिनिंग में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बोलूँगा कि जो आंसर राइटिंग है वो आपको कैसे करनी है। तो आप अगर जो क्वेश्चन है वो वेरी मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अगर आता है तो वहाँ पे आप क्या करोगे कि आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो अगर आप पूरा भी नहीं लिखते हो बट आपको जो हेडिंग्स हैं वो आपको सारी डालनी पड़ेगी। उसके बाद अगर यही क्वेश्चन शॉर्ट में आता है तो तब आप क्या करोगे कि 5-6 हेडिंग लिखोगे। तो अगर उतना ज़्यादा एलॉबरेट आप नहीं करते हो तो चलेगा, बट जो हेडिंग है वो बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसा नहीं करना है कि खाली एक हेडिंग आपने डाली एंड उसके अंदर ही सारी चीज़ें आपने लिखी। हिस्ट्री में अगर आप वो चीज़ करते हो तो आपके मार्क्स जो हैं वो उतने अच्छे नहीं मिलते। बट अगर आप हेडिंग डालते हो, जितनी ज़्यादा आप हेडिंग डालोगे एंड चीज़ों को कम इलॉबरेट करोगे तो उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एंड उतना ज़्यादा आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो जो वीडियो है वो फिर यहाँ पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।